अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड मीना तिवारी जी। हम कॉमरेड से मिलके महिलाओं के असल समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे देश के संविधान के हिसाब से तो महिला पुरुष बराबर हैं, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव जारी है। महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, पुरुषों से थोड़ा सा नीचे का नागरिक माना जाता है। और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि आज भी महिलाओं पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। अत्याचार का स्वरूप बदल गया है, लेकिन एक औरत होने की वजह से जो अत्याचार है वो अत्याचार आज भी महिलाओं पर जारी है। और दूसरी तरफ हमारी जो सरकार है, सरकार के ज़रिए जो महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए था समाज में आगे बढ़ने का, बराबरी का, आज हमारी सरकार कह रही है, दिल्ली की केंद्र की सरकार की हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो देश को आज़ादी मिले तो 75 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ इस देश के भीतर जो आम लोग हैं, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार की बात है, उनकी आज़ादी की बात है, आज वो भी पूरी तरह से नहीं मिला है। और ख़ासकर महिलाओं के मामले में महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की बराबरी, इसके लिए हमारी लड़ाई आज भी जारी है। ये लड़ाई कई स्तरों पे है। ये लड़ाई किससे, समाज से या सरकार से? समाज सरकार अलग अलग हम नहीं देख रहे हैं। सरकार से तो निश्चित रूप से है, क्योंकि हमारे पूरे समाज को चलाने की जवाबदेही हमने सरकार को दे रखी है। इस एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सरकार इसी के लिए चुनते हैं कि वो नागरिकों की समस्या का समाधान करे, जो हमारे अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों को सुनिश्चित करवाए, उन अधिकारों को और आगे बढ़ाए। तो ये इस सरकार से होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं। इसलिए सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से हमारी आवाज़ उठती है, हम लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन समाज में भी जो महिलाओं को लेकर के एक दृष्टिकोण है, उनको कमज़ोर समझने का, उनको नीचा समझने का, बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि औरतों की जगह वो घर के भीतर है। तो ये जो समाज में एक पुराना विचार है, जिस पुराने विचार को लगातार आप देखेंगे कि हमारे कई राजनीतिक नेता, हमारी सरकार इस पुराने विचार को कहीं ना कहीं आज मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो सरकार के साथ हमारी लड़ाई है, और समाज के भीतर जो महिलाओं के प्रति एक पुराना चिंतन है, उसके खिलाफ भी हमको लड़ना है, उसके खिलाफ भी उनको समझाना है। अपने परिवार के भीतर भी औरतों को लड़ना पड़ता है, ये हक जताना पड़ता है कि भाई हम इस परिवार के अगर सदस्य हैं तो एक सदस्य के नाते, एक बराबर के इंसान के नाते हमारी जो गरिमा है, हमारा जो अधिकार है वो मिले। तो महिलाओं की लड़ाई कई स्तर पे है, लेकिन न तो हमारा समाज दुश्मन है, न हमारा परिवार दुश्मन है, न हम किसी पुरुष को दुश्मन मानते हैं, बल्कि ये जो पूरी विचारधारा है जो पितृसत्ता को स्थापित करती है कि समाज में पुरुष ही प्रधान है, इस विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और इसको लेके हम आवाज़ उठाते हैं। क्या इस लड़ाई को लड़ने के लिए महिलाएं आगे आती हैं, क्या आगे आ रही हैं? निश्चित रूप से आज का अगर आपने कार्यक्रम देखा हो, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आईं, और हर तबके की महिलाएं आईं, गांव की गरीब महिलाओं से लेके किसान महिलाओं से लेके पढ़ी लिखी महिलाएं, नौकरी करने वाली महिलाएं। आज आपने बक्सर में ही देखा कि कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, और हर जगह हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज धीरे धीरे समाज में महिलाओं में एक जागृति आ रही है। महिलाएं ये समझ रही हैं कि हमको आगे आना होगा, और इसलिए वो संगठित हो रही हैं, आगे आ रही हैं, अपने हक की बात कर रही हैं। आमतौर पर समाज में महिला को एक घर बनाने वाली, मतलब होम मेकर, हाउसवाइफ के रूप में देखा जाता है। जो परिवार भी है वो भी अपने बच्ची को यही बताता है कि तुम्हें जाकर कहीं ना कहीं एक परिवार संभालना है। इस सोच के प्रति आपकी क्या सोच? होम मेकर होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, परिवार संभालना भी बुरी चीज़ नहीं है। परिवार है तो परिवार संभालना ही होगा। कोई महिला अगर होम मेकर बनना पसंद करती है, निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये मान लेना कि ये सिर्फ औरत का काम है, घर संभालना सिर्फ औरत का काम है, या औरत हो तो सिर्फ तुम्ही को घर संभालना है, इसके सिवाय तुम्हारा कोई दूसरा रोल नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि ये गलत है। आज हम लोग शहरों में देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं और उनके पति घर संभाल रहे हैं, और कोई इसका बुरा नहीं मानता, बुरा माना भी नहीं जाना चाहिए।
तो इसलिए होम मेकर होना बुरा नहीं है, लेकिन यही औरत की नियति बना दिया जाना। अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, पढ़ करके वो नौकरी करना चाहती है, वो समाज में अपना कोई मुकाम बनाना चाहती है और उससे उसको रोका जाए कि नहीं तुमको नौकरी नहीं करनी है, तुमको सिर्फ घर संभालना है, तो हम समझते हैं कि ये समझदारी गलत है और आज के समय में इस समझदारी को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कोई भी समाज तभी विकास करेगा जब महिला और पुरुष दोनों एक साथ आगे बढ़ें। समाज की आधी आबादी के श्रम को अगर आप ऐसे ही बर्बाद होने दे रहे हैं, हालांकि उनके श्रम की कीमत नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। औरतें घर में जितना काम करती हैं, वो खाना बनाना हो, बच्चों को संभालना हो, सफाई करनी हो, कपड़े की सफाई हो, बीमार लोगों की देखभाल हो, अगर इस सारे काम को आप पैसों के हिसाब से आंकिए तो देख लीजिए कि वो कम नहीं कमाती हैं, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये जो काम है, ये काम कम महत्व का नहीं, लेकिन इसी काम में आप अगर सिर्फ महिलाओं को खपाए रखते हैं तो ये गलत है। जो बाहर जो सामाजिक उत्पादन है, आज तो खैर ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं, हमारी जो देश की सरकार है लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और लोगों को जो काम मिल रहा है उसमें इतना कम पैसा मिल रहा है पुरुषों को कि अकेले पुरुष अब घर संभाल नहीं पा रहे, महिलाओं को निकलना ही पड़ रहा है। वो कोई छोटा मोटा रोज़गार भी कर रही हैं, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो वो कहीं घरेलू दाई का ही काम संभाल ले रही हैं, कहीं कोई महिला स्कूल में रसोइया का काम संभाल रही हैं, कहीं कोई दूसरा, जहाँ जो रोज़गार मिल रहा है महिलाएं वो करना चाहती हैं, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए आज ये ज़रूरी बन गया है कि वो भी काम करें। तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ महंगाई की वजह से ही नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं का अधिकार भी है और समाज के विकास के लिए भी ये ज़रूरी है कि महिला पुरुष दोनों ही बाहर का काम भी एक साथ मिलकर करें और घर का काम भी सिर्फ औरत का काम ना हो, उस काम में पुरुषों की भी सहभागिता होनी चाहिए, उनको भी घर का काम मिलकर करना चाहिए। महिलाएं सिर्फ खाना बनाने के लिए हैं, पुरुष सिर्फ खाने के लिए हैं, ऐसा न बंटवारा हो। अच्छा, अभी जो समाज खाना बनाए, दोनों मिलकर खाना खाएं। अभी जो हमारा समाज है पितृसत्तात्मक समाज है, क्या आप इस दिशा में जा रहे हैं, मातृसत्तात्मक या बराबर? क्या नहीं, हम पितृसत्तात्मक के खिलाफ मातृसत्तात्मक की बात नहीं करते हैं, हम सत्ता की बात नहीं करते, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसा परिवार चाहते हैं जिस परिवार में सबका रोल बराबर हो, बच्चों को संभालना हो, घर की देखभाल करना हो, बुजुर्गों को संभालना हो, परिवार को संभालना हो, ये सारा काम सिर्फ महिलाओं का नहीं हो और पुरुष सिर्फ ये ना हो कि पुरुष कमाएगा और निर्णय वही लेगा। पितृसत्ता का मतलब क्या है कि जो निर्णय लेने की ताकत है वो घर का जो मालिक है पुरुष ही होगा और पुरुष मालिक होगा और वही निर्णय लेगा। हम समझते हैं कि ये व्यवस्था गलत है। जो भी निर्णय लेने की प्रक्रिया हो वो महिला पुरुष दोनों शामिल हों। घर का मालिक सिर्फ पुरुष होगा, ये बिल्कुल गलत है। जैसे घर का काम सिर्फ औरत का काम है और निर्णय लेने का काम पुरुष का है, ये जो बंटवारा है ये बंटवारा गलत है। और हमारे समाज में आप हर चीज़ को देखेंगे कि इसी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसलिए बहुत सारे जो नियम कानून भी बनते हैं वो आप देखेंगे कि महिलाओं को रोकने के लिए बनते हैं। अब ये अगर सिर्फ पुरुष के हाथ में ही अधिकार रहे कि उसकी बेटी कितना पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, कहाँ उसकी शादी होगी नहीं होगी, वो नौकरी करेगी कि नहीं करेगी, उसकी पत्नी क्या करेगी, उसकी माँ क्या करेगी, मैंने परिवार के जितने महिला सदस्य हैं उनके हाथ में कोई अधिकार न होना, हम समझते हैं कि ये गलत है। एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ परिवार के सभी लोग मिलकर निर्णय लें और तभी समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए पितृसत्ता और मातृसत्ता नहीं, लोक सत्ता की ज़रूरत है और परिवार के भीतर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या विदेश में जो वर्तमान सरकार है या प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है इस समानता को लाने के दिशा में कुछ प्रयास करती आपको दिख रही है? मोदी सरकार तो हमारे समाज को पीछे ले जाने में ही लगी हुई है। ये तो निहायत पितृसत्तात्मक सोच के लोग हैं, क्योंकि ये तो यहाँ तक इनके मंत्री कहते हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से इस देश को चलाया जाना चाहिए, संविधान नहीं, मनुस्मृति ही हमारा संविधान हो। और हम सब लोग जानते हैं कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति तो महिलाओं की गुलामी की ही एक किताब है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि औरतों को ज्ञान नहीं मिलना चाहिए,
जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो ऊंची जाति का पुरुष है वो नीची जाति की औरतों पर बलात्कार करे तो कोई अपराध नहीं है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्त्री को हमेशा अधीनता में रहना है। तो ऐसे विचार को मानने वाली सरकार से हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे ले जाएगी। वो तो महिलाएं चूँकि जितना आगे बढ़ी हैं और लगातार बढ़ रही, सरकार को धक्का दे रही हैं, इसलिए मजबूरी में उनको कुछ कदम ज़रूर उठाने पड़ते हैं। लेकिन आप देख लेंगे कि हमारे समाज में ये मोदी सरकार आने के बाद से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं पर हमले बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। और इनका जो विचारधारा जहाँ से ये लेते हैं वो है आरएसएस। भाजपा की विचारधारा आरएसएस से संचालित होती है और आरएसएस हमारे समाज में जिस तरह का जहर फैला रही है, जिस तरह से वो मुसलमानों के खिलाफ पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने देखा कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ। बिल्किस बानो जो गुजरात दंगे की प्रभावित महिला थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ था, सामूहिक बलात्कार, जिसके परिवार के लोगों की हत्या हुई थी। बहुत लंबी लड़ाई के बाद उसके बलात्कारियों को, हत्यारों को सज़ा मिली थी और मोदी सरकार ने 15 अगस्त के दिन उन बलात्कारियों को रिहा कर दिया, ये कह करके कि ये संस्कारी लोग हैं। तो जो सरकार बलात्कारियों को संस्कारी मानती है, जिसके लिए बलात्कार एक संस्कार है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं के लिए कुछ काम करेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तमाम पुराने विचारों को ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं आप नहीं सुनेंगे कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग किसी अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे हों, बल्कि वो उल्टा अंधविश्वास को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के भीतर एक वैज्ञानिक सोच बने, इसकी बजाय ये अंधविश्वास को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिलाओं पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कारियों को, बलात्कार करने वाले अपराधियों को रिहा किया जा रहा है। ये आशाराम, राम रहीम जैसे जो तथाकथित साधु हैं, उनका आशीर्वाद खुद मोदी जी लेते रहे हैं, दूसरे की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो ये जो कुछ हम लोग अपने समाज, बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं। अभी बेगूसराय में 2 छोटी बच्चियों के साथ जो घटना हुई, जिसमें एक बच्ची के साथ बुरी तरह से बलात्कार हुआ और एक को पूरी तरह से घायल कर दिया गया, उसका पूरा चेहरा काट दिया गया है, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता का नाम आ रहा है। तो इनसे हम कैसे उम्मीद करें। ये भाजपा आरएसएस के लोग, अभी आपने देखा कि तमिलनाडु और बिहार का झगड़ा किस तरह से लगाने की कोशिश की है, फेक न्यूज़ बना करके। उसको लेकर के इनके नेता जो हैं विधानसभा के भीतर हंगामा मचा रहे थे उस फेक न्यूज़ के आधार पे, और सब इन्हीं के लोग निकले। तो ये लोग जाति के भीतर इस समाज को बांटने में, धर्म के भीतर बांटने में और नफ़रत की राजनीति करने में लगे हुए हैं। और तमाम जो धार्मिक हमारे उत्सव होते हैं, जो धार्मिक उत्सव है, लोगों की अपनी आस्था है, वो उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रमों को भी राजनीति से जोड़ दे रहे हैं। और इनकी जो घृणित राजनीति है कि बांट करके रखो समाज को और हिंदुत्व के नाम पर समाज में अपना वर्चस्व बनाओ, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस हिंदुत्व में तो सबसे ज़्यादा हिंदू औरतें परेशान हो रही। तो इसलिए इस सरकार से उम्मीद नहीं है और इसीलिए हम लोग लगातार देख रहे हैं कि महिलाएं लड़ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। इस देश के संविधान पर जो लगातार हमला हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रही हैं। इनके ढेर सारे नेता और बहुत सारे एमपी हम लोगों ने पिछले समय देखा है उत्तर प्रदेश में किस तरह से लड़कियों से बलात्कार के मामले में पकड़े गए हैं। तो ये इसी तरह के लोग हैं और इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। मनुस्मृति को मानने वाले लोग कभी भी महिला अधिकारों के पक्षधर नहीं हो सकते। इसलिए मनुस्मृति नहीं, लोकतंत्र चाहिए, और लोकतंत्र चाहिए तो ये मनुस्मृति मानने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ तो लड़ना ही होगा महिलाओं को। अच्छा, इस लड़ाई के लिए जिस अनुपात में महिलाओं को बाहर आना चाहिए, हमको नहीं लगता है कि उस अनुपात में महिलाएं अभी बाहर आ रही हैं। क्या आपको लगता है? महिलाएं आ रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से और ज़्यादा आने की ज़रूरत है। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं, बिल्कुल देख लीजिए, समाज को अगर आप पिछड़ा बना के रखेंगे, लगातार महिलाओं को ये उपदेश दिया जाता रहा है कि तुम्हारी जगह घर के भीतर है, वैसी स्थिति में उस जकड़न को तोड़ के निकलना महिलाओं के लिए तो वाकई एक चुनौती है। लेकिन महिलाएं निकल रही हैं, फिर भी महिलाएं निकल रही हैं। सड़कों पर हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं पे हमले हो रहे हैं। और सड़कों की तो बात छोड़ दीजिए, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि विश्वविद्यालयों में जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो जब अपने अधिकार के लिए लड़ी, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे तमाम दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हों, ये बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन पढ़ने वाली बेटियां जब
पढ़ेगी बेटी तो अपना अधिकार भी समझेगी, वो लोकतंत्र भी समझेगी, वो संविधान भी पढ़ेगी। पढ़ने वाली लड़की मनुस्मृति भी पढ़ेगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और वो संविधान को भी पढ़ेगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब आप बेटी के पढ़ने की बात कर रहे हैं तो पढ़ी हुई बेटियां अपने अधिकार की बात करेंगी, और उनके अधिकार की बात को आप सुनना नहीं चाहते हैं, उन पर आप दमन कर रहे हैं। तो ये लगातार एक दमन का माहौल, एक अत्याचार का माहौल तो ये बना के रखे ही हुए हैं। बावजूद इसके, इस असुरक्षा के माहौल में भी आज भी सार्वजनिक जगह महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मोदी सरकार को ही नहीं है, तमाम पिछली भी जो सरकारें रही हैं उन सरकारों में भी हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं के लिए खुले में सार्वजनिक जगहों में बहुत सुरक्षित महसूस करना आज़ादी के इन 75 वर्षों के बाद भी संभव नहीं है। तो ये एक जो असुरक्षा का माहौल चारों तरफ है, ये निश्चित रूप से थोड़ा सा घर से निकलने में महिलाओं को कई बार सोचना पड़ता है। फिर भी महिलाएं निकल रही हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। हर आंदोलन में हम लोग देख रहे हैं, पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, सड़क पर 1 साल तक किसान बैठे रहे, महिलाओं की बड़ी संख्या थी उसमें। आज जितने स्कीम वर्कर्स लड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं लड़ रही हैं। आज जो भी मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, महिलाएं उसमें हैं। दहेज के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि महिलाएं निकल नहीं रही हैं, महिलाएं निकल रही हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनको और बड़ी संख्या में आने की ज़रूरत है। और यही तो हमारे संगठन का काम है। जो महिला संगठन है, महिला संगठनों का काम ही ये है कि वो महिलाओं के भीतर जागृति लाएं, उनको वो सड़कों पर लाने की कोशिश करें, उनको संगठित करें, उनके भीतर एक जागृति आए। इस काम में हम लोग लगातार लगे हुए हैं, दूसरे भी महिला संगठन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगी। एक आखिरी सवाल, आज आपका बक्सर जिला में जिला सम्मेलन रहा, आने वाले समय में आपका संगठन ऐप हुआ, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं? जो भी ज़रूरी कदम होगा हम हर कदम उठाएंगे। जो भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर जिस तरीके से भी लड़ सकते हैं, हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे, क्योंकि मोदी सरकार हमारे लोकतंत्र को संकुचित करने की कोशिश कर रही है। लगातार आप देखेंगे कि आंदोलन करने वाले लोगों पर दमन किया जा रहा है। आपने पिछले दिनों देखा कि उन्नाव में जब एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसकी रिपोर्टिंग करने जब एक पत्रकार जा रहा था, उसको गिरफ्तार करके और झूठे मुकदमे में फंसा करके और लंबे समय तक जेल में रखा गया। हम लोगों ने देखा कि शाहीन बाग में जब औरतें आंदोलन कर रही थी, किस तरह से उन पर हमले हो रहे थे। तो ये महिलाओं के या समाज के किसी भी हिस्से का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकारों को जो कुचलने की कोशिश है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। महिलाओं पर आज भी दहेज के नाम पे जो हमले हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहा है, हम उसके खिलाफ भी लड़ने की हम लोगों ने आज यहाँ फैसला लिया है। हम समाज के भीतर महिलाओं को बराबरी का हक मिले, इसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये होम मेकर कहते हैं महिलाओं को मोदी जी, लेकिन आज घर संभालना महिलाओं के लिए भारी मुश्किल बना हुआ है। रसोई गैस की कीमत बाज़ार के हवाले है। अंबानी जी, अडानी जी को जब ज़रूरत होती है वो उसकी कीमत बढ़ाते जाते हैं। सरकार ने बिल्कुल खुला मैदान छोड़ दिया है उनके लिए। हमारी ये मांग है कि इसको फिक्स करो। रसोई गैस के नाम पे आप चुनाव तो जीत लिए, और चुनाव जीतते ही आज क्या हो गया है, सारे घरों में रसोई सिलेंडर जो है वो मुश्किल हो गया है महिलाओं के लिए भराना। तो हम लोग इस मांग को लेकर लड़ रहे हैं कि रसोई गैस की कीमत 500 रुपये फिक्स करो। और ये जो महंगाई बढ़ रही है लगातार, अंबानी अडानी के लिए पूरी छूट है, पूरे देश का संसाधन आज उनके कब्जे में है, और महिलाओं के लिए घर संभालना आज मुश्किल हो गया है। तो ये इस महंगाई को रोकने की मांग को लेकर के हम लड़ेंगे, और समाज के भीतर शांति और अमन चैन रहे। नफ़रत के जरिए हिंदू मुस्लिम औरतों को जो बांटने की कोशिश है, इसके खिलाफ हम समझते हैं कि हम तमाम महिलाओं के सवाल एक हैं, और महिलाओं की यूनिटी बनाने की, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, वो एक साथ इकट्ठे होकर के अपने हक के लिए लड़ें इस मुद्दे को लेकर के। और समाज में जो ये नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा आरएसएस के लोग, हर त्यौहार का जो ये राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी हम समाज में जागृति लाने का, भाईचारा बना रहे, महिलाओं के बीच बहनापा बना रहे, इन सवालों को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ेंगे। ये रही अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय महासचिव
कॉमरेड मीना तिवारी जी।